प्रिय बच्चों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तमाम तरह के धर्म, संप्रदाय और जातियां रहती हैं। इतने बड़े विश्व में जाने कितने देश हैं और कितने धर्म हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म के आधार पर अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषा की परिभाषा क्या है, तो उसका उत्तर क्या देंगे? आप जानते हो कि हम हिंदी भाषी हैं। हम हिंदी ही क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो अंग्रेजी ही क्यों बोलता है? इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, आसपास जैसा हमारे वातावरण होता है, उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अपने माता पिता के पास जिस वातावरण में वो रह रहा है, जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो करते हैं, उसी को वो सुनता है, उसी का वो अनुकरण करता है। इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी बोलने वालों के बीच में रहने वाला बच्चा हिंदी बोलता है। अंग्रेजी वातावरण में पढ़ने वाला बच्चा अंग्रेजी बोलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम जिस प्रकार के वातावरण में पैदा होते हैं, उसी अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी में अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। इसके माने कि अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए हमने कुछ संकेत बनाए। हमसे पहले पूर्वजों ने, ऋषियों और मनीषियों ने जिन संकेतों को बनाया है, उन्हीं संकेतों के माध्यम से हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जैसे आबा, सादा, काखा, गाघा, ये सारे ध्वनि संकेत हैं। अंग्रेजी में ABCD है, उर्दू में अलिफ बे पे ते ते से। इस प्रकार से हर भाषा में बोलने के लिए कुछ शब्दों की संरचना की गई। उन शब्दों को हम बोलते हैं, उससे ध्वनि निकलती है। अर्थात जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हम अपने हृदय के भावों को आपस में आदान प्रदान करते हैं, वही भाषा कहलाती है। हम जो शब्द बनाते हैं, बोलते हैं, वो कुछ अक्षरों के संकेत हैं। अक्षर मिलकर के शब्द बने और शब्द से वाक्य बने। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षरण न हो, जो कभी नष्ट नहीं होता है, उसी को हम अक्षर कहते हैं। यदि ये नाशवान होता तो हम यहाँ बैठे समाचार सुनते हैं, कहीं अमेरिका से, कहीं ब्रिटेन से, कहीं रूस से, संसारिक विभिन्न देशों से आने वाले समाचारों को घर बैठे हम लोग सुनते हैं। इसके माने कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है। जिस प्रकार से ब्रह्म का विनाश नहीं होता, उसी प्रकार से शब्द का भी कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए शब्द ब्रह्म कहा गया है। अब आज जिस प्रकार हम हिंदी साहित्य का प्रयोग करते हैं या खड़ी बोली में बोलते हैं, इसके पहले इसका ये रूप देखने को नहीं मिलता था। लोग ये नहीं समझते थे खड़ी बोली क्या है, किस तरह से हमें बोलना चाहिए और उसका साहित्यिक रूप क्या है। शुरू में लोग अपने भावों को टूटे फूटे रूपों में, शब्दों में व्यक्त करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञानवर्धन हुआ, उसमें सोचने और समझने की क्षमता बढ़ी। उसने नवीन चीज़ों का विकास किया, नवीन चीज़ों की खोज की। मूल रूप से भाषा के 3 अंग माने जाते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आदिम युग में
जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं सीखा था तब वो मौखिक साहित्य का प्रयोग करता था। कहने का मतलब कि वो जो कुछ बोलता था मौखिक रूप से उसको याद रखता था। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, बस कागज छियो नहीं कलम गही नहीं हाथ। यदि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर उनके साहित्य को कैसे नोट किया गया, कैसे लिखा गया। तो यद्यपि कबीरदास भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे, उनके संपर्क में रहने वाले जो व्यक्ति थे, वो जो कुछ भी बोलते थे उसको वो नोट करते थे। या तब लोगों की याददाश्त भी बहुत अच्छी होती थी। जो कुछ भी बोला जाता था तुरंत उसको वो अपने कंठस्थ में रख लेते थे और आगे आने वाली पीढ़ी को वो बताते रहते थे। घरों में हम तमाम किस्से कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाते हैं जो कहीं भी लिखित रूप में नहीं पाई जाती। आप देखते होंगे घरों में माताएं बहनें अपने छोटे भाई बच्चों को तरह तरह की लोरियाँ सुनाती हैं, तरह तरह के चुटकुले सुनाते हैं, तरह तरह के गीत गाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं जिनका कहीं कोई लिखित इतिहास नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से प्रारंभिक युग में, आदिम युग में मानव मौखिक साहित्य का प्रयोग करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया तो लिखित रूप से साहित्य लिखा जाने लगा। इस तरह से मौखिक और लिखित साहित्य बना। अब लिखित साहित्य में जैसे जैसे मानव को और आगे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने भाषाओं का निर्माण किया और भाषाओं के माध्यम से ही अपने भावों को प्रकट करने का काम शुरू किया। भाषा की वृद्धि में तमाम लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। प्रारंभिक युग में हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास संवर्धन करने में सबसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह शिव प्रसाद सितारे ही और फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाने वाले जैसे मुंशी इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लूलाल सुखलाल, ये चार व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने भी हिंदी के विकास में अपना बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलने वाले थे, हिंदी जानते नहीं थे। इसलिए उन्होंने तमाम अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को हिंदी की ओर उन्मुख किया, उनका सहयोग किया कि यदि हिंदी हम जानेंगे तो अपने साहित्य को हिंदी में परिवर्तित करके अपने धर्म की बातों को लोगों के बीच में प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। इस तरह से अपने धर्म की बातों को प्रचारित करने के लिए उन्होंने हिंदी का संवर्धन किया। इसके बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। लोग शुद्ध साहित्यिक रूप से हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। भारतेंदु जी ने हिंदी में बड़ा परिवर्तन किया, हिंदी को एक सभ्य रूप दिया, उसको खड़ी बोली रूप को वो परिवर्तित करके हिंदी में तमाम उन्होंने रचनाएं की। गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों में तमाम रचनाएं लिख करके उन्होंने पाठ्यक्रम के लिए एक सामग्री दी और उसी आधार पर लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम मैटर तैयार किया। इसी कारण भारतेंदु जी के नाम से उस युग को हम भारतेंदु युग के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से भारतेंदु जी के बड़े परिश्रम के कारण ही हिंदी का जो रूपांतरण हुआ उसको हम खड़ी बोली के रूप में जानते पहचानते हैं। इसके बाद उस खड़ी बोली में भी जो कमियां थी, व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां थी, उनका सुधार आगे आने वाले समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में शुद्ध खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। उनकी भाषा में कहीं भी
दूसरी भाषाओं की, उर्दू हो या अंग्रेजी हो या कोई और अन्य भाषा हो, उन्होंने भूल करके भी हिंदी के अलावा किसी और भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम लेखक और कवि तैयार किया। अपने ज़माने में उन्होंने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ, जिसके संपादन का भार 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने हाथ में लिया और 1903 से लेकर के 1921 तक उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की और अपने ज़माने में तमाम साहित्यकारों को तैयार किया, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे और उनसे उनकी रचनाएं कहानी के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, जो भी समाज में ऐसे लोग तैयार हुए, उनकी रचनाओं को लेकर के अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से निकलवाते रहे और उस पत्रिका को समाज के बीच में वितरण करते हुए जन जन तक उसके प्रचार प्रसार का कार्य किया। इस प्रकार से हिंदी के संवर्धन में, उसको साहित्यिक रूप प्रदान करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अपना अभूतपूर्व सहयोग रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा और इनके कार्यकाल में मुंशी प्रेमचंद, शंकर प्रसाद जैसे मूर्धन्य विद्वान तैयार हुए, जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी रचनाएं दे करके एक बहुत बड़ा साहित्य तैयार किया, साहित्य का भंडार प्रदान किया, जिसे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ने के लिए तमाम साहित्यिक कोर्स तैयार किए। आप जानते हैं, आपकी किताब में हिंदी गद्य में पहला पाठ है वासुदेव शरण जी द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल एक पुरातत्ववेत्ता व्यक्ति थे, शोध करता थे, बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, जिन्होंने शोध के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति की और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। इनका जन्म मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में 6 अगस्त 1904 को हुआ था और इनके माता पिता चूँकि लखनऊ में ही निवास करते थे, इसलिए लखनऊ में ही रह कर के इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और वहीं रहते हुए इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से स्नातक की, MA, PhD तथा DLIT की उपाधियाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं निबंध संग्रह में प्रदीपुत्र, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृत, बागधारा, भारत की मौलिक एकता, मातृभूमि, कल्पलता, उर्ज्योत, वेद विद्या, शोध पाणिनकालीन भारत, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, संपादन में पद्मावत, श्रृंगारहार, पोदार अभिनंदन ग्रंथ, अनुवाद में हिंदू सभ्यता, राधा मुकुंद मुखर्जी का अनुवाद। एक पुरातत्ववेत्ता, शोधकर्ता एवं संपादक के रूप में हिंदी जगत के वो एक चिर स्मरणीय रहेंगे। 26 जुलाई 1967 में इनका स्वर्गवास हुआ। इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत में हमेशा अमर रहेंगे। इन्होंने लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पदों पर कार्य किया। 1946 से 1951 तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट पद पर तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। अब हम देखते हैं, इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप को 3 भागों में बांटा है। किसी भी राष्ट्र के 3 अंग इन्होंने माने। पहला है भूमि, दूसरा है जन और तीसरा है संस्कृति। भूमि आप जानते हैं, भूगोल में पढ़े होंगे, भूमि का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि हमें भूगोल के माध्यम से बताया गया है, आग सूर्य के गोले से तमाम ग्रहों की उत्पत्ति हुई और हजारों करोड़ों साल के बाद ये ग्रह शांत हुए।
तमाम ग्रहों में कहीं भी मनुष्य के रहने लायक वातावरण है या नहीं है, इस पर तमाम वैज्ञानिक आज भी खोज में लगे हैं। लेकिन भूमि ही एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें मानव निवास करता है। हम आप इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, बाहर क्या है, ऊपर क्या है, इन सारी बातों की जानकारी पूर्ण रूप से हम आप सबको नहीं है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के चप्पे चप्पे की जानकारी कराना ये सरकार का उत्तरदायित्व है। अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी के हर क्षेत्र की जानकारी यदि हर व्यक्ति को हो जाए तो पृथ्वी के प्रति हमारे मन में जो राष्ट्रीयता का भाव है उतना ही अधिक मुखरित होगा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई ज़मीन बंजर है, कंकरीली है, उसमें कोई चीज़ पैदा नहीं होती, यदि आपको उसको देने के लिए कहा जाए कि आप इस ज़मीन को ले लीजिए और इसी में पैदा करिए, तो शायद आप तैयार नहीं होंगे। न उसके प्रति आपके मन में कोई लगाव होगा, कोई पाने की लालसा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे हमें कोई उपलब्धि हासिल नहीं होनी है। लेकिन यदि वैज्ञानिकों के माध्यम से उसी धरती पर खोज करके कोई मूल्यवान धातु मिल जाए तो उसी धरती के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा। यदि उसको कोई लेना चाहेगा तो उसमें होड़ हो जाएगी। हम सोचेंगे हमें मिल जाए, दूसरा सोचेगा हमें मिल जाए, वो किसी भी कीमत में मिले। यदि मान लीजिए सोने की खदान मिल गई, तांबे की खदान मिल जाए, पीतल की मिल जाए, किसी भी धातु की मिल जाए, कोई बहुमूल्य धातु मिल जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो लेखक के कहने का भाव ये है, धरती को हम वसुंधरा कहते हैं। वसु माने होता है रत्न, धरा माने होता है धारण करने वाली। जो रत्नों को अपने अंदर धारण किए है उसे हम वसुंधरा कहते हैं। तो लेखक का तात्पर्य है कि हमें पृथ्वी के चप्पे चप्पे की जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी का निर्माण देवों ने किया है और इसमें बहुत सारे धातुएं, बहुत नाना प्रकार की चीज़ें धरती के अंदर प्राप्त होती हैं। इसलिए यदि धरती के चप्पे चप्पे की जानकारी लोगों को कराई जाए तो उसके प्रति हमारे मन में राष्ट्रीयता का भाव जागृत होगा। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया कि यदि हमें उस धरती के अंग की जानकारी नहीं है तो हमारे मन में उसके प्रति उत्सुकता, लालसा या उसको पाने की भावना नहीं प्रकट होगी। लेकिन वो मूल्यवान है, हमारे लिए उपयोगी है, तो उपयोगिता के आधार पर उसकी कीमत बढ़ जाएगी और हम उसको पाने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील हो जाते हैं। इस तरह से धरती के प्रति हमारी भावना तभी मतलब ज़्यादा आकर्षण युक्त हो सकती है जब उसकी जानकारी पूरी तरह से हमें हो कि पृथ्वी के क्षेत्र में कौन सी चीज़ पाई जाती है, ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है। इसके बाद भी उपयोगिता हो या न हो, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि जिस धरती ने हमें सब कुछ प्रदान किया, जीवन दिया, हम उससे फल फूल प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, हमको जीवन प्रदान करती है। ऐसे जीवनदायी धरती के प्रति कोई गलत निगाह उठाता है, उसको छीनने की कोशिश करता है, तो उस राष्ट्रीयता के आधार पर उसकी रक्षा करना हमारा धर्म बन जाता है। इसलिए हमें अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और तत्परता कब होती है? जब उसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है, सद्भावना होती है, उसकी उपयोगिता की भावना हमारे अंदर होती है। माँ हमें जन्म देती है, माता अच्छी हो या बुरी हो, हमारी माँ को कोई नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी माँ को कोई उल्टा सीधा न कह पाए, न उसको कोई नुकसान पहुँचा पाए। तो जिस प्रकार से हम अपने माता की रक्षा के लिए जो हमको जन्म देती है, उसके लिए हम मारने पर उतारू हो जाते हैं, उसी प्रकार से हम अपनी इस धरती माता के प्रति भी हमारे मन में वही भाव होना चाहिए कि यदि हमारी कोई धरती को छीनता है और इसके नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम आप सब भारतीयों का एक कर्तव्य है कि उसकी रक्षा के लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्नशील होना चाहिए। इसी राष्ट्रीयता की भावना के उन्होंने धरती के अंदर पाए जाने वाले सभी वस्तुओं के प्रति
एक जन चेतना लाने का उन्होंने प्रयास किया है कि आदमी को जागरूक किया जाए, जन जन को बताया जाए कि ये धरती हमारे लिए कितनी उपयोगी है। हाँ, देखिए अभी आज से ये हिंदी के पाठ की तैयारी मतलब शुरू की गई है और धीरे धीरे इसी तरह से काव्य में भी हम समय निकाल करके आपको मतलब ये व्याख्यान देते रहेंगे। घर में रह करके आप समय निकाल करके इनको नोट करें और अपने व्यक्तिगत प्रयास से बैठ करके समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये समय जो निकल जाएगा ये फिर आपको मिलने वाला नहीं है। और जहाँ तक कोरोना की बात है, परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। बहुत जल्द इसका समापन होने वाला है। सारे विश्व के लोग इसके वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। अभी अभी कल सूचना मिली है टीवी के माध्यम से कि रूस ने वैक्सीन तैयार कर दिया है। हमारे देश के लोग भी लगे हुए हैं। संभावना है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले से इसकी घोषणा करने वाले हैं, ऐसा सुना जाता है। तो इसकी परवाह न करते हुए, अपना बचाव करते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें, अपना काम करें, समय का सदुपयोग करें। समय समय पर खेलना कूदना भी अच्छी बात है, लेकिन खेलने में समय न दे करके आप अपने घर में रह करके पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करें, क्योंकि यही आपके साथ आपका जीवन कल्याणकारी करेगा। और शिक्षा ही मनुष्य के विकास का मूलाधार है। जो व्यक्ति शिक्षित है, ज्ञानवान है, जिसने जीवन में यदि शिक्षा हासिल करके कुछ पाने का प्रयास किया है, वही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।